दोस्तों टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकन शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम जो रिवर सिस्टम है यानी कि जो भारत की जो नदियों का जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं उसमें हम एक अगला टॉपिक स्टडी करेंगे। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है हम बात करेंगे रिवर सिस्टम यानी कि नदी तंत्र की हम बात करेंगे। और नदी तंत्र के साथ साथ हम जो हिमालय पर्वतमाला का जो निर्माण है उसकी भी हम इसकी भी स्टडी करेंगे। वैसे तो हमने इसके बारे में हिमालय पर्वतमाला के निर्माण का जो हमने टॉपिक पढ़ा है यानी कि उत्तर पर्वतीय प्रदेशों के बारे में हमने अध्ययन उसका किया है, उसमें बहुत ही डिटेल से हमने बात की है। जो हमने जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, साथ ही हमने जो कोबर का जो भूसन्नति सिद्धांत है, ठीक है, उस कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के बारे में हमने हिमालय पर्वतमाला के निर्माण की डिटेल से अपने अध्ययन कर लिया है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं यानी कि नदी तंत्र यानी कि हिमालय का निर्माण एवं नदी तंत्र। तो हम बात करेंगे रिवर सिस्टम यानी कि नदी तंत्र की बात अपन करेंगे। क्या है? नदी तंत्र की बात अपन करेंगे। ठीक है, रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम की हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए रिवर सिस्टम की हम बात करें तो उसमें हम जो अफवाह तंत्र के आधार पर हमारी जो नदी जो तंत्र है, नदियों को कितने भागों में हम डिवाइड करेंगे, उन सभी जो प्रकार हैं उन सभी प्रकारों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम बात करेंगे भारत की नदियों का अपवाह तंत्र। भारत की नदियों का अपवाह तंत्र देखिएगा, भारत की नदियों का अपवाह तंत्र। ठीक है, यानी कि भारत की नदियों का अपवाह तंत्र, अगर हम कहेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडियन रिवर। ठीक है, देखिएगा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडियन रिवर। ठीक है, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडियन रिवर की हम बात करें तो भारतीय नदियों का अपवाह तंत्र की हम बात करेंगे। देखिएगा, इसमें हम बात करेंगे जो हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है यानी कि जो भारत की नदियों का जो ड्रेनेज सिस्टम है, अपवाह तंत्र है, उसके अगर हम बात करें तो जो भौगोलिक आकृति के आधार पर यानी कि अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें या भौगोलिक आकृति के आधार पर जो भारत की नदियों को अपवाह तंत्र को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया है। यानी कि भौगोलिक आकृति के आधार पर भारत की जो नदियां हैं उसके अपवाह तंत्र को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया है। और वो दो भाग कौन कौन से? एक तो हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र, एक प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। ठीक है, तो भौगोलिक आकृति के आधार पर देखिएगा, भौगोलिक आकृति के आधार पर इसको समझिएगा, भौगोलिक आकृति के आधार पर हमारी जो भारत की नदियां हैं, भारत की नदियां के अपवाह तंत्र को कितने भागों में डिवाइड किया है? दो भागों में डिवाइड किया है। पहली है हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र, पहला है, देखिएगा, पहला है हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र, हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र। पहला तो हो गया हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र। अगर दूसरे तंत्र की अपवाह तंत्र की बात करें तो डियर प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। दूसरा क्या है? प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। ठीक है, यानी कि अपवाह तंत्र के आधार पर जो अगर देखें यानी कि भौगोलिक आकृति के आधार पर हमारी जो भारत की नदियां हैं उसको कितने भागों में डिवाइड किया है? दो भागों में। कौन कौन सा? एक तो आपका
हिमालय की नदियों का अफातंत्र और एक आपका प्रायद्वीपीय नदियों का अफातंत्र। देखिएगा ये हमारा भारत है, भारत उत्तरी भारत का क्षेत्र है और ये हमारे दक्षिण भारत का क्षेत्र है। उत्तरी भारत में हमारी जो हिमालय पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला से निकलने वाली नदियों का ये अफातंत्र है। और जो भारत का जो प्रायद्वीप वाला जो भाग है, इस प्रायद्वीप वाले भाग से निकलने वाली नदियों का अफातंत्र है। तो भौगोलिक आकृति के आधार पर भारत की नदियों का जो अफातंत्र है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में डिवाइड किया गया है, हिमालय की नदियों का अफातंत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अफातंत्र। डियर फ्रेंड्स, हम इन सभी के बारे में एक एक डिटेल से हम आगे बात अपन करेंगे, ठीक है। तो हम पहले तो हम बात कर रहे हैं यानी कि भौगोलिक आकृति के आधार। अब देखिएगा यानी कि भारतीय नदियों का जो वर्गीकरण है यानी कि समुद्र के जल का विसर्जन के आधार पर, यानी कि समुद्र के जल के विसर्जन के आधार पर, देखिएगा समुद्र में जल के विसर्जन, देखिएगा जल के विसर्जन के आधार पर भारत की नदियों को भी 2 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में भी डिवाइड किया है? 2 भागों में। देखिए विसर्जन के मतलब यानी कि जल के गिरने के आधार पर, कहने का मतलब है जो भारत की जो नदी है वो कहाँ जाकर गिरती है, ठीक है, उसके आधार पर समुद्र में जल के विसर्जन के आधार पर हमारे जो भारत की नदियां हैं उसको हम 2 भागों में उसको भी डिवाइड करते हैं। पहला है आपका अरब सागर का अफातंत्र और दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अफातंत्र। फर्स्ट क्या है? देखिएगा पहला है अरब सागर का अपवाह तंत्र, दूसरा है आपका बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। देखिएगा यानी कि जल में विसर्जन यानी समुद्र में जल के विसर्जन के आधार पर, यानी कि भारत की नदियां हैं जहां से निकलती उद्गम होता है और फिर बाद में किसी सागर महासागर में जाकर गिरती है, अपना मुहाना बनाती है। तो मुहाने के आधार पर, जल में गिरने के आधार पर हमारे भारत की जो नदियां हैं उसको हम उसका अफातंत्र 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? पहला है आपका अरब सागर का अफातंत्र और दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अफातंत्र। देखिएगा ये तो आपकी बंगाल की खाड़ी है यानी कि अधिकांश नदी इसमें आकर गिरती है और ये अरब सागर का अफातंत्र है। तो ये हो गया आपका अरब सागर, ठीक है। तो इसके आधार पर हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। अगर मोस्टली अगर देखें कि राजस्थान के संदर्भ में अगर देखें उस अफातंत्र को यानी कि जल समुद्र में गिरने के विसर्जन के आधार पर, तो वो उसका 3 अफातंत्र है राजस्थान में। कौन कौन सा? एक तो अरब सागर का अफातंत्र, एक बंगाल की खाड़ी का अफातंत्र, एक अंतः प्रवाह वाली नदियां जो किसी मतलब रेगिस्तान या किसी बालू मिट्टी में जाकर क्या समा जाती है, विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उसके आधार पर देखें तो भारत में तो 2 अफातंत्र है और राजस्थान में कितने हैं? 3 अफातंत्र है। तो ठीक है, तो हमने बात की है भौगोलिक आकृति के आधार पर कितने अफातंत्र है? हिमालय की नदियों का अफातंत्र और प्रायद्वीपीय नदियों का अफातंत्र, 2 अफातंत्र है। ऐसे अगर देख समुद्र में जल के विसर्जन के आधार पर अफातंत्र देखें तो वो भी कितने प्रकार का है? वो भी 2 प्रकार का है। वो अरब सागर का अफातंत्र और एक बंगाल की खाड़ी का अफातंत्र है। और राजस्थान में अगर देखें तो राजस्थान में 3 अफातंत्र है, एक अरब सागर का, एक बंगाल का, एक अंतः प्रवाह वाली नदियों का है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये तो हमने बात कर ली है 2 के बारे में। अब देखिए जल संभर के क्षेत्र के आधार पर भारतीय अफातंत्र को यानी भारतीय नदियों का अफातंत्र 3 प्रकार का होता है। यानी कि जल संभर क्षेत्र के आधार पर देखिएगा, जल संभर क्षेत्र के आधार पर देखिएगा, जल संभर क्षेत्र के आधार पर भारत की नदियों का अफातंत्र कितना होता है? यानी कि 3 प्रकार का अफातंत्र होता है। ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। देखिएगा ये 3 प्रकार कौन कौन से, इसको आप समझिएगा, आगे इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। देखिएगा एक तो प्रमुख नदी द्रोणी, एक होती है मध्यम नदी द्रोणी और एक होती है लघु द्रोणी। देखिएगा एक होती है प्रमुख नदी द्रोणी, प्रमुख नदी द्रोणी, ठीक है फ्रेंड्स। पहली है प्रमुख नदी द्रोणी, ठीक है। दूसरी है
मध्य नदी द्रोणी, और तीसरी है लघु नदी द्रोणी। ठीक है, यानी तीन होगी, एक तो होगी प्रमुख नदी द्रोणी, ठीक है, दूसरी होगी मध्यम या मध्यम नदी द्रोणी, तीसरी होगी लघु नदी द्रोणी। ठीक है, तो इसको मध्यम या मध्यम नदी द्रोणी। तो हम फ्रेंड्स हमने बात की है तीन अफातंत्र की, हमने बात कर ली। यहाँ पे देखिएगा कौन कौन सा है। फर्स्ट हमने देखा है कि जो भौगोलिक आकृति के आधार पर, देखिए भौगोलिक आकृति के आधार पर भारत की जो नदियों का जो अफातंत्र है वो कितने प्रकार का, दो अफातंत्र है। एक तो हिमालय की नदियों का अफातंत्र और एक प्रायद्वीपीय नदियों का आधार पर। देखिएगा हिमालय की नदियों का अफातंत्र हो गया, एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अफातंत्र हो गया। दूसरा है समुद्र में गिरने के आधार पर, यानी कि जल के विसर्जन के आधार पर देखें तो वो दो अफातंत्र है, एक तो बंगाल की खाड़ी का अफातंत्र और एक अरब सागर का अफातंत्र। अगर राजस्थान के संदर्भ में देखें तो ये अफातंत्र तीन प्रकार का होता है, एक तो अरब सागर का अफातंत्र, एक बंगाल की खाड़ी का अफातंत्र और एक अंतः प्रवाह वाला अफातंत्र। ठीक है, अब देखिए जल संभरित क्षेत्र के आधार पर हम उसको भी हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, प्रमुख नदी द्रोणी, मध्यम नदी द्रोणी और लघु द्रोणी। ठीक है, लघु नदी द्रोणी। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये तीन मैंने पार्ट बताया इसका, यानी कि अफातंत्र के भागों के बारे में। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में, हम पढ़ते हैं कि प्रमुख नदी द्रोणी है और मध्यम नदी द्रोणी है और लघु द्रोणी है, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम इसको हम रफ कर देते हैं, देखिएगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक। ठीक है, देखिएगा, देखो इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, ओके, तो हम बात कर रहे थे जल संभर के आधार पर, यानी कि जल संभर के आधार पर जो अफातंत्र है वो कितने प्रकार है। देखिएगा जल संभर के आधार पर जो अफातंत्र है वो कितने प्रकार होता है, तीन प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखिएगा जल संभर के आधार पर तीन प्रकार मैंने बताए हैं। कौन कौन से प्रकार बताए हैं, देखिएगा प्रमुख नदी द्रोणी फर्स्ट नंबर पे, देखिएगा प्रमुख नदी द्रोणी। ठीक है फ्रेंड्स, पहला। दूसरा है मध्यम नदी द्रोणी। ठीक है, तीसरा है आपका लघु नदी द्रोणी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीन इसकी हो गई। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं तीनों के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रमुख नदी द्रोणी की हम बात करते हैं। देखिएगा प्रमुख नदी द्रोणी की अगर हम बात करें और इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं, देखिए ऐसी नदियां, प्रमुख नदी द्रोणी की बात करें कि ऐसी नदियां जिसका अफातंत्र, यानी कि ऐसी प्रमुख नदियां जिनका अफातंत्र 10-20 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक हो, यानी कि जिसका अफातंत्र कितना है 20,000 किलोमीटर से अधिक है। देखिएगा 20,000 किलोमीटर से अधिक हो, यानी कि प्रमुख जो नदी द्रोणी होती है उसका जो अफातंत्र कितना होता है, यानी 20,000 किलोमीटर से अधिक होता है। तो ऐसी नदियां कौन सी होती है, प्रमुख नदी द्रोणी होती है। इसमें कौन कौन सी नदियां आती है आपको पता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, नर्मदा और आपकी ताप्ती नदी, ये सारी की सारी नदियां किस में आती है, आपके प्रमुख नदी द्रोणी में आती है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है। देखिएगा जो जल संभर यानी भराव के आधार पर, जल के भराव के आधार पर अगर देखें तो तीन भागों में इसको डिवाइड किया गया। फर्स्ट है प्रमुख नदी द्रोणी, ये इसमें जो इसका जो अफात क्षेत्र है वो कितना है 20,000 वर्ग किलोमीटर में है, 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। तो उसमें हम कौन कौन सी नदियों को ले सकते हैं, देखिएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और आपकी नर्मदा और ताप्ती नदी को हम इस प्रमुख नदी द्रोणी के उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें मध्यम नदी द्रोणी की अगर हम बात करें तो देखिएगा यानी कि जिनका अफात क्षेत्र 2,000 से लेकर 20,000 वर्ग किलोमीटर, देखिएगा 2,000 वर्ग किलोमीटर से लेकर 20,000 वर्ग किलोमीटर, यानी कि हम वर्ग किलोमीटर की बात करें, वर्ग किलोमीटर का जो अफात क्षेत्र होता है वो मध्यम नदी द्रोणी के अंतर्गत आता है। और इसके अंदर कौन कौन सी नदियां आती है, देखिएगा इसके अंदर आती है आपकी कालिंदी नदी है,
पेरियार नदी और मेघना नदी। कालिंदी नदी, पेरियार और मेघना नदी इस मध्यम नदी द्रोणी के उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखते हैं लघु नदी द्रोणी की अगर बात करें तो लघु द्रोणी के अंदर देखिएगा, यानी कि जिन अफाज क्षेत्र, यानी जिस ऐसी नदियां जिनका अफाज क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से कम है, यानी कि 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है। देखिएगा 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है, तो उसमें आपकी लघु नदी द्रोणी के अंदर अंतर्गत आती है। अगर उसमें इसका उदाहरण अगर देखें तो इसमें जो न्यूनतम वर्षा वाली जो नदियां होती है वो इसके अंतर्गत आती है। तो ठीक है, तो हमने जल संभर के आधार पर 3 भागों में हमने डिवाइड किया। एक तो प्रमुख नदी द्रोणी जिसका जो अफाज क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है, इसकी जो प्रमुख नदी है गंगा, सतलज है। ठीक है, ये आ गई। ठीक है, और मध्यम नदी द्रोणी की अगर बात करें, पेरियार, कालिंदी नदी है, मेघना नदी है जिसका अफाज क्षेत्र 20,000 से लेकर 20,000 वर्ग किलोमीटर इसका अफाज क्षेत्र है। ठीक है, और लघु नदी द्रोणी में अगर देखें तो 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्र वाला आपका लघु द्रोणी में आता है। और वहां पर ऐसी नदियां जिसमें न्यूनतम जो वर्षा का जल रहता है उसको हम इसमें लघु नदी द्रोणी के अंदर शामिल किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, हमने बात की है भारतीय नदियों का अफाह तंत्र में। जो हमने फर्स्ट जो हमारे हिमालय की जो नदियां है, ठीक है, जो हमने इसके प्रमुख क्या किया हमने इसके बारे में, जो कहने का मतलब है इसको अफवाह तंत्र के प्रकारों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हिमालय की नदियों का अफवाह तंत्र। देखिएगा, हिमालय की नदियों का अफवाह तंत्र हम देख लेते हैं। ठीक है, और हिमालय की नदियों का अफवाह तंत्र को भी 3 भागों में डिवाइड किया है, वहां हम आगे देखते हैं। देखिएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखिएगा, आगे बात करते हैं। देखिए, ओके, देखिएगा, अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय की नदियों का अफवाह तंत्र। देखिएगा, हिमालय की नदियों का अफवाह तंत्र। देखिए, फर्स्ट हम देखते हैं हिमालय की नदियों का अफवाह तंत्र। देखिएगा, हिमालय की नदियों का अफवाह तंत्र की बात अपन करते हैं। देखिएगा, यानी कि जो आपने हिमालय की नदियों के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो हिमालय की जो नदियां हैं, यानी कि हिमालय की नदियां अधिकांशतः हिमालय की जो 4 पर्वत श्रेणी है, 4 भागों में उसको डिवाइड किया है। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, यहीं से ये नदियां निकलती है। और ये जो नदियां होती है, हिमालय से निकलने वाली नदियां, ये हम क्या होती है, 12मासी नदियां होती है। कैसी नदियां होती है? ये 12मासी नदियां होती है। पहले यानी ये है 12मासी नदियां होती है, 12मासी नदियां होती है। ठीक है, यानी कि 12मासी नदियों का मतलब हो गया ये हर वक्त ये बहती रहती है, क्योंकि इनको जो जल है एक तो वर्षा के माध्यम से मिलता है, और हिम नदियों के यानी जो ग्लेशियर होते हैं उनसे भी उसको वर्षा मतलब जल मिलता है। इसलिए ये नदियां कैसी होती है, 12मासी, यानी 12 महीने तक लगातार ये प्रवाहित होती है, बहती रहती है। ठीक है, यानी कि इनको जल कहाँ से मिलता है? एक तो हिम के माध्यम से, और हिम के पिघलने से, और वर्षा से। यानी कि इनको पानी कहाँ मिलता है? देखिए, एक तो हिम के पिघलने से और वर्षा से, यानी कि दोनों आधारों पर इसको पानी मिलता है। इन नदियों को हिम के पिघलने से और वर्षा से भी इनको पानी मिलता है, इसीलिए ये नदियां कैसी होती है, 12मासी नदियां होती है। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो नदियां हैं, मैंने आपको बताया था कि अधिकांश ये नदियां पर्वतों से निकलती है, पहाड़ों से में बहती है। तो पहाड़ों में जब बहती है तो ये कैसी कैसी आकृति का निर्माण करती है। देखिएगा, ये अपने पर्वतीय मार्ग में नदियां गहरे गाज, यानी कि जो गार्ज होते हैं, जो कैनियन होते हैं, वी आकार की घाटी का निर्माण करती है, जलप्रपात आदि का निर्माण करती है। देखिएगा, किन किन का निर्माण करती है। देखिएगा, सबसे पहले देखें तो ये क्या करती है, गहरे गार्ज का निर्माण करती है, यानी कि गहरे गार्ज का निर्माण करती है, वी आकार की घाटी का निर्माण करती है, जल
प्रपात बनाती है। ठीक है, यानी कि गहरे गाज है, वी आकार की घाटी है, जलप्रपात है, कैनियन है, कैनियन आदि का निर्माण करती है। ठीक है, देखिएगा आपको पता है कि जो गहरे गाज है, जैसे सिंधु नदी है, सिंधु नदी जो गिलगिट के पास में एक विश्व का सबसे गहरा गाज बनती है, यानी कि बुंजी गाज बनाती है। ठीक है, यानी कि बुंजी गाज का निर्माण कौन सी नदी करती है, यानी कि सिंधु नदी। ठीक है, तो ये सिंधु नदी ये हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है और वहां पर ये गहरा क्या बनती है, गाज का निर्माण करती है। ठीक है, और वी आकार की घाटी, आपको पता नदी वी आकार की घाटी बनाती है। ठीक है, यानी कि वी आकार की घाटी का मतलब ऐसी वी आकार की घाटी बनाती है। ठीक है, वी आकार की घाटी बनाती है और जल प्रपातों का निर्माण करती है और कैनियन का निर्माण भी ये करती है। फिर ये नदियां क्या करती है कि जैसे ही पहाड़ से निकलते फिर मैदानी क्षेत्र में आती है, तो मैदानों के अंदर आपको पता है कि समतल घाटियां बनाती है। ठीक है, यानी कि समतल घाटी, देखिएगा समतल घाटी बनाती है। ठीक है, गोखुर झीलों का निर्माण करती है, गोखुर झील बनाती है। ठीक है, गोखुर झील बनाती है और बाढ़ के मैदानों का निर्माण करती है, बाढ़ के मैदानों का निर्माण करती है। साथ ही अगर देखें तो क्या करती है, विसर्प बनाती है, यानी कि विसर्प बनाती है और क्या बनाती है, डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये हमारी नदी, हिमालय की नदियों का कुछ विशेषताएं हमने बता दी है। ठीक है, क्योंकि ये 12मासी नदियां हैं, साथ ही इस 12मासी नदी होने का कारण क्या है कि इनको जो पानी है, हिम यानी कि जो ग्लेशियर होते हैं उनके पानी के हिम के पिघलने और वर्षा यानी दोनों से इसको पानी मिलता है, इसलिए 12मासी नदियां होती है। ये पहाड़ों में देखिए गहरे गाज का निर्माण करती है, वी आकार की घाटी का निर्माण करती है, जलप्रपात बनाती है, जो कैनियन बनाती है, और फिर जब समतल मैदानों में आती है तो समतल घाटी का निर्माण करती है, गोखुर झील, बाढ़ के मैदानों का निर्माण करती है, विसर्प आकार में बहती है और डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली है किसके बारे में, हिमालय की नदियों के बारे में। अब देखिएगा इस हिमालय की नदियों को भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, तो आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बात करेंगे इसके हिमालय की नदियों के अफातंत्र को कितने भागों में डिवाइड करेंगे। ओके, ओके ठीक है, तो देखते हैं आगे की बात अपन करेंगे। ओके देखते हैं। अब देखिएगा जो नदियों को, जो हिमालय से निकलने वाली नदियों को अफातंत्र के मुख्य, तो उसको तीन नदियों के अफातंत्र में शामिल किया गया। तो यहाँ पर 3 अफातंत्र होते हैं, वो कौन कौन से 3 अफातंत्र होते हैं, तो देखिएगा फर्स्ट अफातंत्र है आपका सिंधु नदी अफातंत्र। देखिएगा 3 अफातंत्र कौन कौन से, देखिएगा एक तो है सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बात करेंगे। फिर दूसरा है आपका गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ठीक है। और एक तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हम बात करेंगे इसके बारे में, यानी कि जो सिंधु नदी तंत्र है और सिंधु नदी तंत्र की जो सहायक नदियां हैं वो गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी की सहायक नदियां उनके बारे में अध्ययन करेंगे, और ब्रह्मपुत्र नदी, उनकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक, उन सभी के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनका सभी का एक एक वीडियो अपलोड होगा, सिंधु नदी तंत्र का, गंगा नदी तंत्र का और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का। एक बार फिर से देखिएगा, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियों के अफातंत्र में मुख्यतः 3 नदियों का अफातंत्र शामिल है। कौन कौन सा है, सिंधु नदी अफातंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी अफातंत्र और एक आपका गंगा नदी अफातंत्र। तो ये तो हमने बात कर ली है हिमालय की नदियों का अफातंत्र, ठीक है। तो ये सारा का सारा मैटर किसका है, हिमालय की नदियों का अफातंत्र है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं आगे की बात अपन करते हैं। ओके
देखिएगा, इसमें कुछ विशेषताओं की बात अगर करें, सब कहने का मतलब है हिमालय की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो हिमालय की उत्पत्ति के बारे में तो डियर फ्रेंड्स मैंने आपको जो हिमालय की उत्पत्ति के निर्माण के बारे में जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों के बारे में मैंने बताया था, और उसमें मैंने आपको जो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है उस भूसन्नति सिद्धांत के बारे में आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ा रखा है। तो वहां पर आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाकर जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों का जो वीडियो है उसमें आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, यानी कि हिमालय की उत्पत्ति के सिद्धांत, ठीक है। तो उसमें कोबर का भूसन्नति सिद्धांत आपको मिलेगा, तो वहां पर आप जाके इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। मैंने बहुत ही डिटेल से इसको पढ़ा रखा है। फिर भी हम यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। देखिएगा, हिमालय के निर्माण से पूर्व, यानी कि जो आपका जो हिमालय है, हिमालय के निर्माण के से पूर्व जो तिब्बत के महानसरोवर झील के पास से जो निकलने वाली जो नदियां हैं, यानी सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदियां, यानी 33 भूसन्नति में गिरती थी, यानी कि 33 भूसन्नति था ना, उसमें जाकर वो गिरती थी। देखिए कैसे, देखें तो देखिएगा, मैं आपको एक मैप बता देता हूँ, बना देता हूँ इसमें, तो आप समझिएगा, ठीक है। ये अपना क्या है, ये हमारा अपना भारत है, ठीक है। ये है आपका भारत है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका सिक्किम हो गया, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आपका मिजोरम, ये आपका, ठीक है फ्रेंड्स, ओके, ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक है। तो यहां पर जब हिमालय पर्वतमाला का निर्माण नहीं होता, देखिए फ्रेंड्स लाइटें चलेगी, आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। देखिएगा, हिमालय पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला का निर्माण से पहले यहाँ पर एक 33 भूसन्नति थी। देखिएगा, 33 भूसन्नति थी यहाँ पर, यानी कि कहने का मतलब है एक यहाँ पर क्या था, एक सागर था, सागर था, यानी कि क्या था, सागर, ये सागर था। तो ये सागर कौन था, 33 सागर था, तो इसको हम 33 भूसन्नति भी कह सकते हैं, ठीक है। ये 33 सागर था। तो यहाँ पर क्या था कि जो आपकी जो सिंधु नदी है, सतलज नदी है, ठीक है, सिंधु है, सतलज है, और आपकी ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर क्या करती थी, गिरती थी, और यहाँ पर अपने मलबों को क्या करती, डिपोजिट करती थी। तो ये तो मैंने आपको बताया था। तो इसको कोबर है ना, कोबर भूसन्नति कहा, 33 भूसन्नति, ठीक है। इसको क्या कहा, 33 भूसन्नति। देखिएगा, इसको 33 भूसन्नति, ठीक है, इसको क्या है, भूसन्नति कहा गया है। तो यहां पर सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी, सतलज नदी, और आपकी कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये आकर इसमें क्या करती थी, गिरती थी, यानी कि अपना मलबा इसी में डिपोजिट करती थी। और प्रायद्वीप, ये आपका प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं ये भी यहाँ पर आकर गिरती थी। और इसमें अगर देखें तो इसमें आपकी चंबल नदी है, बेतवा नदी है और सोन नदी, यानी कि चंबल नदी, देखिएगा, चंबल नदी, बेतवा नदी और सोन नदी, ये नदियां भी क्या करती थी, इसमें क्या अपने आकर गिरती थी, यानी कि मलबे को डिपोजिट करती थी, इसमें आकर गिरती थी, ठीक है। ये देखिएगा, इसमें आकर गिरती थी। अब क्या होता है, देखिएगा, अब क्या होता है, 33 भूसन्नति में क्या होता है, मलबे पर भारतीय प्लेट के दबाव बढ़ने से क्या होता है, ये वृहद हिमालय का निर्माण होता है। इसमें क्या पड़ता है, दोनों पर दबाव पड़ता है, यानी कि हमारी जो इंडियन प्लेट का, इसमें दबाव पड़ने से क्या जो भू यानी कि जो 33 भूसन्नति, इसमें जो भी मलबा था, इन नदियों का जो मलबा था वो क्या करता है कि फोल्डेड माउंटेन के रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है, और इससे क्या होता है, हमारे हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में। देखिए, ये जो मैं आपको ये तथ्य मैं बता रहा हूँ, ये मैं आपको पहले जो भारत का जो हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, यानी कि जो हिमालय पर्वत या हिमालय पर्वतीय प्रदेशों के बारे में जो हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत मैंने बताया, वहां पे जाकर आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। देखते हैं आगे। फलस्वरूप क्या होता है, सिंधु और आपकी सतलज ब्रह्मपुत्र नदी ने मार्ग में उठने वाले वृहद हिमालय को काटकर अपनी दिशा पर पूर्ववर्ती बनाए रखा, जिसके कारण यहाँ पर इन्हें पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, यानी कि एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। कहने का मतलब हो गया, इस नदियों को क्या कहा गया,
यानी कि इन नदियों को हम कहते हैं कि जो पूर्ववर्ती या प्रत्यानुवर्ती या इंसिडेंस रिवर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिएगा, हिमालय के निर्माण से पहले भी इसी क्षेत्र में बहती थी। धीरे धीरे हिमालय का निर्माण होता है, यानी कि हिमालय का निर्माण तो ऐसा तो नहीं है कि एक साथ हो गया, ठीक है। तो धीरे धीरे हिमालय का निर्माण हुआ, तो हिमालय को काट काट कर अपना जो यथावत जो प्रवाहित होने का मार्ग था वहीं पे ये बहती थी और आज भी वर्तमान में बह रहे। तो ऐसी नदियों को क्या बोलते हैं? यानी कि पूर्ववर्ती नदी, या हम उसको प्रत्यानुवर्ती नदी भी कह सकते हैं। तो इंग्लिश में उसको इंसिडेंट रिवर भी कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप ये बातें आपको समझ में आई है, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली है किसके बारे में? हिमालय के बारे में। अब देखते हैं आगे। ओके, यानी कि यहाँ पर गार्ज भी बनाते हैं हम। गार्ज को तो हम आगे देखेंगे, बहुत ही डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है। देखते हैं आगे की बात अगर करें तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो गार्ज है, देखिएगा सिंधु नदी है। सिंधु नदी एक गार्ज बनाती है। देखिएगा, सिंधु नदी अब एक गार्ज बनाती है, उसको बुंजी गार्ज बोलते हैं। क्या? बुंजी गार्ज। ये विश्व का सबसे गहरा गार्ज है, ठीक है। अगर सतलज नदी की बात करें, सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी क्या है? सिपकीला गार्ज का निर्माण करती है, यानी कि सिपकीला गार्ज का निर्माण करती है। और वहां कहा? HP यानी कि हिमाचल प्रदेश में ये सिपकीला गार्ज का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात करें, देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी कौन सा गार्ज का निर्माण करती है? कोरबा गार्ज का निर्माण करती है। किसका? कोरबा गार्ज का निर्माण करती है, ठीक है। और ये कहां करती है? अरुणाचल प्रदेश में ये गार्ज का निर्माण करती है। वैसे डियर फ्रेंड्स, हम गार्ज के बारे में अब आगे हम पढ़ेंगे। देखिएगा, सिंधु नदी कौन से गार्ज का निर्माण करती है? बुंजी गार्ज का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे गहरा गार्ज है, ठीक है। यानी गिलगिट के पास में ये गार्ज का निर्माण करती है, यानी जम्मू एंड कश्मीर में। सतलज नदी सिपकीला गार्ज का निर्माण करती है हिमाचल प्रदेश में। और ब्रह्मपुत्र नदी कोरबा गार्ज का निर्माण करती है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में ये गार्ज का निर्माण करती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये अब आपको बातें समझ में आ रही है, तो आगे हम देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ओके, ठीक है, देखते हैं आगे। ओके, देखते हैं आगे। अब देखते हैं, हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। किसके बारे में? प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। ओके, तो अगला टॉपिक प्रायद्वीप नदियों का अफातंत्र है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अफातंत्र है। देखिएगा, प्रायद्वीपीय नदियों का अफातंत्र। प्रायद्वीपीय नदियों का अफवाह तंत्र। ओके फ्रेंड्स, देखिएगा, अफवाह तंत्र यानी कि जो प्रायद्वीप भारत है, देखिएगा, ये जो प्रायद्वीप भारत है, इस प्रायद्वीप भारत की नदियों का अफवाह तंत्र की बात करें तो यहाँ की नदियों की कुछ खास बातें हम देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम देखें तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हिमालय की तुलना में क्या अधिक पुरानी है। यानी कि प्रायद्वीप भारत की नदियां अगर हिमालय की नदियों की तुलना करें तो ये अधिक पुरानी है, क्योंकि ये इस जो प्रायद्वीप भारत के निर्माण हो और उस निर्माण के बाद में बहती थी। और ये क्या है? नई नदियां हैं, क्योंकि अभी आज वर्तमान में भी हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लेशियर होते, ग्लेशियर पिघलते और यहाँ पे वर्षा होती। तो दोनों ही प्रकारों से इसको क्या पानी मिलता, तो ये 12मासी नदियां होती हैं। ये क्या होती है? ये क्या है कि ये हिमालय की नदियों से पुरानी है। तो हम इसको यूं कह सकते हैं कि प्रायद्वीप भारत की नदियां हिमालय की नदियों से अधिक पुरानी है, ठीक है। तो देखिएगा, यह नदियां हिमालय की नदियों से अधिक पुरानी नदियां हैं, ठीक है, पहली बात।
यानी कि यह नदी हिमालय की नदियों से अधिक पुरानी नदियां हैं। दूसरी अगर विशेषता देखें तो यह जो नदियां हैं ये प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी है। यानी कि ये कैसी है, ये प्रौढ़ावस्था को प्राप्त प्रौढ़ावस्था प्रौढ़ावस्था को ये प्राप्त कर चुकी है, क्योंकि ये युवावस्था की नदियां हैं और ये प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी है। ठीक है, और प्रौढ़ावस्था के प्राप्त करने से क्या होता है कि इस प्रायद्वीप भारत की नदियों की जो गति है वो धीमी गति है। ठीक है, और ये युवावस्था में नदियां हैं क्योंकि इनकी गति बहुत तेज है। ठीक है, तो ये युवावस्था की है और ये प्रौढ़ावस्था यानी प्रायद्वीप भारत की नदियां प्रौढ़ावस्था की और ये युवावस्था की नदियां हैं। देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जो ढलान है प्रवणता यानी कि प्रवणता अत्यंत क्या होता है, यानी कि पर्वतों का ढाल कैसा मंद है, तो ये धीमी गति से बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, बात दूसरी अगर करें तो प्रायद्वीप भारत की नदियां ऊर्ध्वाधर अपरदन कम करती है और क्षैतिज अपरदन अधिक करती है। देखिएगा ये जो नदियां हैं, देखिएगा ऊर्ध्वाधर अपरदन कम और क्षैतिज अपरदन अधिक। यानी कि ये जो नदियां हैं यानी कि प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं यानी ऊर्ध्वाधर अपरदन तो क्या कम करती है और क्षैतिज अपरदन क्या करती है, अधिक कर। देखिएगा क्षैतिज यानी कि देखिए ये क्षैतिज है और ये क्या है, ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और आपका ये क्षैतिज थे। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल अपरदन यानी कि ऊर्ध्वाधर अपरदन ज्यादा करती है, कम करती है और क्षैतिज अपरदन क्या अधिक करती है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ हिमालय पर्वतमाला की नदियों की बात करें तो हिमालय पर्वतमाला की नदियां क्या है कि ऊर्ध्वाधर अपरदन तो अधिक करती है और क्षैतिज अपरदन क्या करती है, कम करती है। ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे बात और करें तो देखिएगा ये जो नदियां हैं ये नदियां क्या करती है कि चौड़ी और उथली होती है। यानी कि ये जो इनकी घाटियां होती है ना, चौड़ी होती है और उथली होती है। प्रायद्वीप भारत की नदियां विसर्पों का अभाव है। यानी कि प्रायद्वीप की जो भारत की नदियां हैं यानी कि इसमें क्या होता है, विसर्पों का अभाव। यानी कि विसर्प के आकार में बहती नहीं है, क्योंकि ये सीधे ही समुद्र में जाकर गिरती है। यानी कि अगर अरब सागर में आके गिरी तो सीधे ही समुद्र में आके गिरती है। तो ये क्या है कि इनको विसर्प बनाने का टाइम नहीं मिलता, ये सीधे ही सागर में गिरती है, महासागर में गिरती है। ठीक है, दूसरी बात अगर यानी विसर्पों का इसमें क्या होता है, अभाव होता है इन नदियों का। ठीक है, और ये हमेशा वर्षा जल पर ही डिपेंडेंट है। यानी कि ये वर्षा जल पे ही डिपेंडेंट, यानी कहने का मतलब ये मौसमी नदियां हैं। मौसमी नदियां कैसी है, मौसमी नदियां है। क्यों, क्योंकि जब बारिश होगी तभी तो ये बहेगी, अन्यथा ये फिर क्या होती है, सूख जाती है। क्योंकि इनको तो क्या ग्लेशियरों के माध्यम से इनको पानी मिलता है, ग्लेशियर जैसे जैसे पिघलते हैं तो इनको पानी मिलता है। इसकी खास बात यह है कि गर्मी के सीजन में नदियों का पानी क्या होता है, नदियों के पानी के अंदर जो पानी बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, यानी पानी की आवक की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि पिघलते हैं क्या, हिम। ठीक है, तो इनसे मिलते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि ये 12 मासी नदी ये क्या है मौसमी, यानी कि मौसम के अकॉर्डिंग, यानी कि जो बारिश का सीजन होता है उसमें ये बहती है, इसके अलावा ये सूख जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमने बात कर लिया क्या है यानी कि इन नदियों पर। ठीक है, और यानी कि जो प्रायद्वीप भारत की जो अधिकांश जो नदी है ये किस में जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और प्रायद्वीप हिमालय की जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में भी गिरती है, अरब सागर में भी गिरती है। जैसे हम बात करें कि जैसे सिंधु नदी तंत्र की अगर बात करें तो सिंधु नदी की जो अनेक नदियां जैसे सहायक नदियां है, जैसे किशनगंगा है, झेलम है, चिनाब है, रावी, व्यास, सतलज है, ये है गोमल है, कुर्रम है, ये सभी नदियां क्या है, शोक है। ठीक है, और जास्कर नदी है। ठीक है, तो ये सभी नदियां क्या करती है, इसकी सहायक नदियां वो अरब सागर में आकर गिरती है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली है प्रायद्वीप नदियों का अफातंत्र की बात करें। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको बातें समझ में आ रही है, तो आप इसके लगातार ऐसे ही नोट्स बनाइएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ओके,
चलते हैं डियर फ्रेंड्स, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो देखिएगा, हम बात करेंगे, देखिएगा हम बात करेंगे अब जो प्रायद्वीप भारत की नदियां और हिमालय की जो नदियां, उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, यानी उसका अंतर करते हैं। देखिएगा, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीप नदियों के बारे में देखिएगा। आप ऐसे बनाइएगा, देखिए यहाँ पे जगह नहीं, फिर मैं आप कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में और ये जो भी मैं लिख रहा हूँ वो आपको अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ठीक है, तो देखिएगा आप ऐसे ही आप अंतर देखिएगा, आप अपनी कॉपी में बनाइएगा, नोटबुक में बनाइएगा, ऐसे देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखिएगा आप हिमालयी नदियां, यहाँ पे लिखिएगा हिमालयी नदियां, यहाँ लिखो प्रायद्वीपीय नदियां। अब इसको हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? तुलनात्मक अध्ययन करेंगे इसके बारे में। ठीक है, क्या करेंगे? तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ठीक है, इनका दोनों का, हिमालय नदियों का और प्रायद्वीप की नदियों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम हिमालय की नदियों की अगर बात करें तो हिमालय की नदियों को जो पानी है वो कहाँ से मिलता है, यानी कि ग्लेशियर से और वर्षा दोनों से इसको पानी मिलता है। और हिमालय की नदियों को केवल किससे मिलता है? वर्षा से इसको पानी मिलता है। देखिएगा, हिमालय की नदियों को एक तो ग्लेशियर, ठीक है, प्लस वर्षा, यानी कि दोनों से इसको पानी मिलता है, इसीलिए ये क्या है? बारहमासी नदियां। अगर इनकी नदियों की अगर बात करें, यानी कि आप प्रायद्वीप भारत की जो नदियों की बात करें, इनको पानी कहां से मिलता है? केवल वर्षा से इनको पानी मिलता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा, समझ में आया? ग्लेशियर से मिलता है, वर्षा से, दोनों से मिलता है। इसको केवल किससे मिलता है? वर्षा से ही पानी मिलता है। किसको? आपकी प्रायद्वीपीय नदियों को। देखिए, पहली बात। दूसरी बात अगर बात करें कि ये नदियां होती है, यानी कि हिमालय जो नदियां होती है, हिमालय नदियों की अवस्था युवावस्था होती है और प्रायद्वीप भारत की नदियों की अवस्था कैसी? प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो इसकी अवस्था कैसी होती है? इसकी होती है युवा अवस्था। ठीक है, और इसकी अवस्था कैसी है? प्रौढ़ावस्था। ठीक है, प्रौढ़ावस्था होती है। तो इसको भी याद रखिएगा, यानी कि हिमालय की नदियों की अवस्था कैसी होती है, यानी कि हिमालय की नदियों की अवस्था देखिए युवावस्था होती है और प्रायद्वीप भारत की नदियों की बात है प्रौढ़ावस्था होती है। ठीक है, अगली विशेषताओं की अगर बात करें तो देखिएगा, यानी कि ये घाटियों का निर्माण करती है, ये गार्जों का निर्माण नहीं करती। यानी कि ये जो नदियां हैं, कौन सी? आपकी हिमालय की नदियां। ये हिमालय की नदियां घाटियों का निर्माण करती है और गार्जों का निर्माण भी करती है। ठीक है, तो देखिएगा, ये हिमालय की नदियां घाटियों का निर्माण करती है। देखिएगा, ये हिमालय की नदियां घाटियों का निर्माण करती है। कौन सी नदियां? ये आपकी हिमालय की नदियां। और ये क्या है? ये जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय, यानी कि बनाई घाटियों में प्रवाहित होती है। यानी कि ये तो घाटियों का निर्माण करती है और ये बनी बनाई जो घाटियां उनमें प्रवाहित होती है। ठीक है, ये तो बात हो गई। ठीक है, और अगर बात करें तो जो ये घाटियों का निर्माण करती है हिमालय की नदियां और आपकी प्रायद्वीप की नदियां बनी बनाई घाटियों में क्या है? प्रवाहित बहती है। इसके अलावा देखिए, हिमालय की नदियों की बात अगर करें तो हिमालय की नदियां गार्ज का निर्माण करती है और जो आपकी प्रायद्वीप भारत की नदियां गार्ज का निर्माण नहीं करती है। तो ये क्या है? ये नदियां क्या है? गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, कौन सी नदियां? आपकी हिमालय की नदियां। और ये प्रायद्वीप भारत की नदियां गार्ज का निर्माण क्या करती है? नहीं करती है। ठीक है, तो ये गार्ज का निर्माण नहीं करती है, तो इसको आप ऐसे ही याद रखिए। ठीक है, तो देखिएगा, हमने कुछ बातें की है। हिमालय की जो नदियां हैं, हिमालय की नदियां अगर देखें तो ये हिमालय की नदियों को पानी कहां से मिलता है? यानी कि ग्लेशियर से मिलता है और दोनों से मिलता है।
अगर हम प्रायद्वीप भारत की नदियों की बात करें तो प्रायद्वीप भारत की नदियों को केवल वर्षा से पानी मिलता है। अगर हम इसकी अवस्था की बात करें, हिमालय की नदियों की अवस्था युवावस्था होती है और प्रायद्वीप भारत की नदियों की अवस्था कैसी होती है, प्रौढ़ावस्था होती है। अगर हम घाटियों की बात करें तो हिमालय की नदियां घाटियों का निर्माण करती है, परंतु जो आपकी प्रायद्वीप भारत की नदी है बनी बनाई घाटियों के अंदर प्रवाहित होती है, यानी कि ये तो घाटियों का निर्माण करके बहती है और ये बनी बनाई घाटियों के अंदर बहती है। अगर हम हिमालय की नदियों की बात करें तो ये गार्ज का निर्माण करती है और आपकी प्रायद्वीप भारत की नदियां गार्ज का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, और आगे बात अपन करते हैं। ठीक है, यानी कि जो हिमालय की जो नदियां हैं वो नौ गम्य है और आपकी प्रायद्वीप भारत की नदियां नौ गम्य नहीं है। ठीक है, देखिएगा, यानी कि ये आपकी हिमालय की नदियां क्या है, नौ गम्य है। ठीक है, और आपकी प्रायद्वीप भारत की नदियां क्या है, नौ गम्य नहीं है। ठीक है, क्यों, यानी कि ये इसमें इस हिमालय की नदियों में नाव चलाई जा सकती है और प्रायद्वीप भारत की नदियों में नाव नहीं चलाई जाती, क्योंकि ये कम गहरी होती है और ये अधिक गहरी होती है। इस कारण पर हिमालय की नदियों में नाव चलाई जा सकती है और इस प्रायद्वीप भारत की नदियों में नौका नहीं चलाई जा सकती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और बात करें तो इसके बारे में देखिएगा, नदियों की संख्या अधिक और नदियों की संख्या कम। यहाँ पर नदियों की संख्या क्या है, देखिएगा, नदियों की संख्या अधिक और यहां पर देखें तो नदी संख्या कम है। ठीक है, तो ये तो बात होगी, यानी कि हिमालय की नदियों की संख्या अधिक है और प्रायद्वीप भारत की नदियों की संख्या कम है। ठीक है, और देखते हैं, यानी कि आपकी जो हिमालय की नदी है विसर्प बनाती है और आपकी प्रायद्वीप भारत की नदी है विसर्प नहीं बनाती है। ठीक है, यानी कि ये तो क्या है, देखिएगा, विसर्प बनाती है। ठीक है, और ये क्या है, विसर्प नहीं बनाती। ठीक है, कौन सी, आपकी हिमालय की प्रायद्वीप भारत की नदियां। ठीक है, देखिएगा, विसर्प ये नहीं बनाती है, कौन सी, हिमालय की प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं। ठीक है, और यह सीधा क्या करती है, ये सीधी चलती है। कहने का मतलब ये तो क्या है, विसर्प आकृति, देखिए ये ऐसे विसर्प होता है, ऐसे विसर्प की आकृति में चलती है और ये क्या है, सीधी चलती है, यानी कि क्या है, बिल्कुल एक रफ्तार में सीधी चलती है, इसलिए विसर्प नहीं बनाती है। कौन सी, आपकी प्रायद्वीप भारत की नदियां। ठीक है, यहाँ हिमालय की नदियों से सिंचाई अधिक होती है, हिमालय की नदियों से सिंचाई अधिक होती है और आपकी प्रायद्वीप भारत की नदियों से सिंचाई कम होती है। तो इसको बहुत देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सिंचाई क्या होती है, अधिक होती है और यहाँ सिंचाई क्या होती है, सिंचाई होती है, लेकिन प्रायद्वीप भारत की हिमालय भारत की नदियों से कम होती है, यानी कि सिंचाई यहाँ पर कम, यानी कि हिमालय की नदियों से बनिस्पत प्रायद्वीप भारत की नदियों की से सिंचाई क्या होती है, कम होती है। तो इसको भी आप ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, और देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, यानी कि यह जो हिमालय की नदियां हैं, हिमालय की नदियों में बाढ़, यानी कि बाढ़ आती है, यानी कि मैदानों और मुहाने तक इसमें बाढ़ आती है, यानी कि हिमालय की नदियों में बाढ़ आती है। मैदानों में तो मुहाना, जहां पर मुहाना बनाती है, सागर या महासागर में जहां गिरते हैं वहां बाढ़ आती है, लेकिन जो आपकी प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं ये केवल मुहाने में ही बाढ़ आती है, यानी कि जहां पर गिरते वहीं पर बाढ़ आती है। यानी कि ये कहने का मतलब है मुहाना और मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आती है, यहाँ पे हिमालय की नदियों में इसमें क्या है, केवल मुहाने में ही बाढ़ आती है जहां पर नदियां गिरती है। ठीक है, अब देखते हैं कि हिमालय की जो नदियां हैं इसकी और खास बात देखें तो ये जल विद्युत परियोजना यहाँ पर नहीं लगाई जा सकती, लेकिन जल विद्युत परियोजना यहाँ पर लगाई जा सकती है। कहाँ पर, आपकी प्रायद्वीप भारत में। हिमालय की नदियों में जल विद्युत परियोजना नहीं लगाई जा सकती और प्रायद्वीप भारत की नदियों में जल विद्युत परियोजना लगाई, क्योंकि ये क्या है कि जैसे पश्चिमी घाट की अगर बात करें तो यहाँ से सीधे तेज गति से बहते, तो इसलिए जल विद्युत परियोजनाएं लगाई जाती है, यानी कि जो टरबाइन नामक जो एक यंत्र होता है उस पर पानी गिराकर विद्युत उत्पादित किया जाता है। तो ये यहाँ पर ये अनुकूल दशा होती है प्रायद्वीप भारत में, लेकिन इसमें जो विद्युत परियोजना नहीं लगाई जा सकती, लगाई तो जा सकती लेकिन कम लगाई जा सकती। ओके, देखते हैं आगे। ये जो प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं ये क्या है कि कम लंबी होती है
और आपकी जो हिमालय की नदी है वो अधिक लंबी होती है, यानी कि क्या लंबी नदियां होती है हिमालय की। और देखते हैं यानी कि जो प्रायदी हिमालय की जो नदियां हैं, हिमालय की नदियां जल ग्रहण क्षेत्र इसका अधिक होता है। देखिएगा इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र होता है, जल ग्रहण यानी हम संभर बोलते, संभर भी कह सकते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र अधिक होता है और यहां पर जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, कम होता है। ठीक है, देखिएगा ये जो मैं सिंबल बता रहा हूं ये वाला, ये अधिक का है और ये क्या है, कम का है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो जल ग्रहण क्षेत्र अधिक है किसका, हिमालय की नदियों का, और जल ग्रहण क्षेत्र क्या है, प्रायद्वीप भारत की नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र कम है। ठीक है, और देखते हैं बड़े डेल्टा का निर्माण करता है आपके क्या है, हिमालय की नदियां, और छोटे डेल्टा का निर्माण करती है आपकी प्रायद्वीप नदियां। तो ये बड़े डेल्टा का निर्माण, बड़े डेल्टाओं का निर्माण, और ये छोटे डेल्टाओं का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपकी प्रायद्वीप भारत। एक बार फिर से देखिएगा, हिमालय की नदियां हैं, हिमालय की नदियों ग्लेशियर या वर्षा दोनों से इसको पानी मिलता है, केवल वर्षा से मिलता है प्रायद्वीप भारत की नदियों को। हिमालय की नदी युवावस्था होती है, युवावस्था की होती है, ये प्रायद्वीप भारत की क्या होती है, प्रौढ़ावस्था वाली होती है। ये जो हिमालय की नदी घाटियों का निर्माण करती है, प्रायद्वीप भारत की नदी बनी बनाई घाटियों में प्रवाहित होती है। हिमालय की नदियां गार्ज का निर्माण करती है, गार्ज का निर्माण नहीं करती है प्रायद्वीप भारत की नदियां। अब देखिए यहां पर क्या है, नौ गम्य यानी कि नावें चलाई जा सकती है, लेकिन आपके प्रायद्वीप भारत में नावें नहीं चलाई क्योंकि ये कम गहरी है और ये अधिक गहरी है। अगर हिमालय की नदियों की बात करें, नदियों की संख्या अधिक है। ठीक है, हिमालय की, और इसकी नदियां क्या है, इसके बनिस्बत इसकी नदियां कम है। ठीक है, संख्या कम है इसकी। यहाँ की हिमालय की नदियां क्या है कि जो विसर्पों का निर्माण करती है, यानी विसर्प आकृति में बहती है, लेकिन आपकी प्रायद्वीप भारत की विसर्प आकृति में नहीं बहती क्योंकि ये सीधी बहती है, क्योंकि ये सीधे ही सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो ये है आपकी विसर्प बनाती है हिमालय की नदियां, प्रायद्वीप भारत की नदियां सिर्फ विसर्प नहीं बनती, सीधे ही सागर में गिरती है, यानी कि सिंचाई इससे अधिक होती है और इससे सिंचाई होती है, लेकिन इससे प्रायद्वीप हिमालय नदियों से कम इस यहाँ पर सिंचाई होती है। जल ग्रहण क्षेत्र अधिक होता है इसमें नदियों में, जल ग्रहण क्षेत्र अधिक होता है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी है, सिंधु नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र अधिक होता है। इसके बनिस्पत हिमालय की जो प्रायद्वीप भारत की नदी है उसका जल ग्रहण क्षेत्र कम होता है। ओके, इसके बाद में देखिएगा लास्ट टॉपिक है, यानी कि जो आपकी हिमालय की नदी क्या होता है, डेल्टाओं का निर्माण करती है, लेकिन यानी कि ये बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती है, और आपकी जो प्रायद्वीप भारत की नदी है छोटे डेल्टाओं का निर्माण करती है। देखिए अगर हम विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा है, वो आपकी जो गंगा की जो एक शाखा है हुगली नदी के किनारे ये बनता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जहां पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए सुंदरी वृक्षों के नाम से इसको सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो हमने बात की है हमारे रिवर सिस्टम के बारे में, यानी कि नदी तंत्र के बारे में। अब हम बात करेंगे सबसे पहले हिमालय की जो 3 नदी तंत्र है, 3 नदी तंत्र कौन कौन सा उसको हम देखेंगे। देखिएगा, एक तो आप सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप गंगा नदी तंत्र के बारे में, ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। देखिएगा इतनी माइनर बातें बताऊंगा कि आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, तो कल हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में, और सिंधु नदी तंत्र की जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सहायक नदियों की बात करेंगे, कहाँ से इनका उद्गम होता है, कहाँ ये प्रवाहित होते हैं, कहाँ जाकर ये मिलती है। ठीक है, और मुहाना कहाँ बनाती है। ठीक है, और इनकी खास खास विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूं कि डियर फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज अपना जो टीके स्टडी क्लास चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।